Hello everybody, welcome to all of you. Today I am going to start a new unit that is the biotechnology. अब एक्चुअली मैंने NCERT फर्स्ट के 3 यूनिट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पहला हम लोगों ने सेल पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा था, तीसरा हमने एनिमल फिजियोलॉजी। आई वाज थिंकिंग कि मैं NCERT से फर्स्ट को पहले ख़त्म कर लूँ, लेकिन सुबह सुबह ही मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा मैम बायोटेक्नोलॉजी पहले करा दीजिए क्योंकि उसमें कुछ डाउट्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, पढ़ाना तो मुझे पूरा है, मैं एक तरफ से पूरा ही पढ़ा रही थी, लेकिन किसी जिनको कोई डाउट है अगर वो बताते हैं तो मैं उसको पहले कवर करा दूँगी। ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और 2 ही चैप्टर हैं। बहुत छोटा सा देखिए ये यूनिट है जिसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चंस है अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं कि इसका एक स्टेटमेंट दे के कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया, तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें इस चैप्टर के भी स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। जितना आपको लगता है दिमाग में कि ये चैप्टर टफ होगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसे 2 से 3 घंटे में ये पूरा यूनिट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कुछ नहीं, पहले देखिए, पहले वाले चैप्टर में आपको इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेस पढ़ना है, मतलब टूल्स टेक्निक्स क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, इनमें कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज़ होते हैं उसको पढ़ना है। और इसका जो दूसरा चैप्टर उसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमें दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो दूसरा वाला चैप्टर तो हम हार्डली 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। एप्लीकेशंस लाइन टू लाइन, भाई देखो ये मेडिसिन में यूज़ हुआ, ये एग्रीकल्चर में यूज़ हुआ, ठीक है, ये जीन थेरेपी में यूज़ हुआ, ये इस तरीके से हम लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। पहले वाले चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के पूरे टूल्स टेक्निक्स पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग पहले कवर करते हैं। तो इसके पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेस क्या क्या हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये समझना कि आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिख रही हूँ, ध्यान समझिए, कई सारी चीज़ें हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ते होंगे RDNA टेक्नोलॉजी। RDNA टेक्नोलॉजी का मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कई सारे टर्म मिलते हैं। तो पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजिकल साइंसेस, इन लाइफ साइंसेस। ओके, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। वो कुछ भी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो, चाहे वो ध्यान से इसको समझना है, चाहे वो आपका मतलब कोई बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप बहुत ब्रॉड सेंस में लेंगे ना, तो उसका मतलब बस इतना सा है कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी एंजाइम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी प्रोसेस। कोई भी एक ऐसी प्रोसेस हो जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं या जिसमें आप किसी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स या उनके प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेकिंग ऑफ ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ वाइन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्ड बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, तो ये क्या है, कर्ड में आपने भी बैक्टीरिया यूज़ किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया ना। ब्रेड, वाइन, इसमें भी आपने ईस्ट यूज़ किया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, मतलब जहाँ पे भी आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया उसको भी हम तो आप बायोटेक्नोलॉजी से इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जीन को करेक्ट करने की प्रोसेस, जीन थेरेपी की प्रोसेस, वैक्सीन बनाने की प्रोसेस भी बायोटेक्नोलॉजी है।
ठीक है, मैं जितना बोल रही हूँ उसको समझना है, एक एक पॉइंट नोट करना है। मेकिंग ऑफ वैक्सीन, करेक्शन ऑफ जीन मतलब जीन थेरेपी, ठीक है ना। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में ली जाती है, ठीक है। अच्छा, इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है ना। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। अगर बेबी या फिर जो जाइगोट फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, विट्रो का मतलब विट्रेस से लिया, विट्रेस का मतलब कांच, ग्लास, ठीक है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ग्लास में कराया जाता है उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, तो मतलब ये सारी चीज़ें किस में आ गई? बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं कि जहाँ पे केवल जीन मॉडिफिकेशंस हो रहा है उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो टर्म मैंने लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को करेक्ट करना, उसके जीन को मॉडिफाई करना या उसके जीन एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में आता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी वही है। आरडीएनए का मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये हुआ कि आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया और उसको वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, वेक्टर के साथ उसको जोड़ दिया, लाइगेट करा दिया, तो वो आरडीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, एक नया कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। उसको अपने होस्ट के अंदर डाला और उस जीन के बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या तो फिर उस जीन के प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। लेकिन देखिए, अब आप एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस, इस पूरे चैप्टर में जो है मैं इसको यहाँ पे एक सिंपल से छोटे छोटे प्रोसेस स्टेप बताऊंगी, उसको आप समझना कि इसको हम समझेंगे कैसे कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब यूज़ जो है, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है और उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, उसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाने जा रही हूँ। आप इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ये सब सारे टर्म हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आपके बुक में एक जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डिफिनीशन दिया है उसको आप ज़रूर रीड कर लेना। उसने यही दिया है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ठीक है। मतलब नेचुरल साइंसेस में जो भी किसी भी सेल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है, उसके प्रोडक्ट हैं, उसके जो क्या कह सकते हैं, उसके पार्ट हैं, उसके सेल्स हैं, उसके एंजाइम्स हैं, इन सब का यूज़ फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझना। अब आपको समझना ये है कि हम क्या करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताने जा रही हूँ। क्या होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आजकल जो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, किसी न किसी फैमिली, मतलब हर एक फैमिली में किसी न किसी फैमिली मेम्बर में ये डिसऑर्डर ज़रूर होता है, जैसे डायबिटीज़, है ना। तो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है ना। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ क्योर करने के लिए, ये मैंने अभी जब एंजाइम पढ़ाया था, हार्मोन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है बाहर से, है कि नहीं। तो इंसुलिन, भाई अब डायबिटीज़ के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इंसुलिन इतना आएगा कहाँ से? तो पहले क्या किया जाता था, जो स्लॉटर्ड एनिमल होते थे, ठीक है, बलि चढ़ाने वाले जो एनिमल्स होते थे, लाइक जो बोआइन पैनक्रियाज थी, उससे इंसुलिन निकाला जाता था। जैसे पिग से, काऊ से, बफेलो से, ठीक है, उनसे इंसुलिन निकाला जाता था और उनको ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिया जाता था। प्रॉब्लम ये आती थी कि इससे दो समस्याएं राइज होती। पहला तो देखिए, कोई भी प्रोटीन है वो एनिमल टू एनिमल उनमें स्लाइटली वेरिएशन तो होगा ही। तो अगर वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जा रहा है तो कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो कॉज करेगा। तो पहली समस्या एलर्जी होती थी, एलर्जी कॉज करना। दूसरी समस्या ये है कि आप कितने एनिमल्स की बलि चढ़ाओगे, कितनी गाय काटोगे, कितने पिग काटोगे। तो इस समस्या को ओवरकम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया। और अब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होता है वही समझने के, उसको आप एक एक लाइन अच्छे से समझना, पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। सपोज करिए कि हमने क्या करा, हमने अपने
इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे जीन की प्रोटीन को बनाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमने अपने पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिमूव कर लिया, ठीक है। तो दिस इज़ द बीटा सेल्स, ये क्या है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। आप अच्छे से समझना है इस चीज़ को, बस समझिए मेन चीज़ क्या है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। और इस बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज के पास जो भी न्यूक्लियस है, इसमें जो भी डीएनए है, इसी डीएनए के पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा ना भाई। बीटा सेल ही तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो बीटा सेल के डीएनए जो होगा उसी के पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होगा। तो सपोज करिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है और इस जीन को हमने निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये, दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। और अब इसको हमने क्या किया, अब हमने इसको किया ये कि एक बैक्टीरिया लिया और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर बनाना है हमारा प्रोटीन, हमारा इंसुलिन इस बैक्टीरिया के अंदर बनाना है हमें। तो जो हमने बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया कौन सा है, दिस इज़ द ई कोलाई, ये क्या है, ई कोलाई, दिस इज़ द ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है। इसके अंदर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को इसके अंदर डाला हमने, और इसके अंदर हमने अपने डिज़ायर्ड प्रोटीन को बनाया, ठीक है। सो दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हमने किसी दूसरे होस्ट के अंदर डाला और वहाँ पे हमने उस प्रोटीन को बनाया। फिर उस प्रोटीन को हमने क्या किया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाएंगे, मतलब वहाँ से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, उसको डिब्बियों में, शीशियों में भर भर के फिर उसको मार्केट में हम रिलीज़ कर देंगे। तो इन पूरी की पूरी प्रोसेस में क्या क्या आने जा रहा है, उसको अगर आप समझ लेंगे, यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। कभी भी आप इस चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने जा रही है। तो इसको समझिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का मतलब, उससे पहले भी हमने क्या किया, हमने कुछ एंजाइम्स यूज़ किए। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि हमने क्या यूज़ किया, एंजाइम्स। बस अब ये समझना, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ध्यान समझना। पहली चीज़ हमने क्या करी कि हमने अपने पैनक्रियास की बीटा सेल लिया। अब अगर वो सेल है तो उसकी हम, अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल तो है नहीं, प्लांट सेल, मान लीजिए उसी जगह अगर प्लांट सेल रहता तो प्लांट सेल का सेल वॉल डिग्रेड करते, फिर उसके बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड करते। ऐसा तो है नहीं कि हमने सेल लिया, उसको खोला, डीएनए को ऐसे निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत ही फाइन स्टेप्स हैं, उसको हम लोग को बहुत बारीकी से करना होता है। तो ये कैसे होगा, एंजाइम्स हम लेंगे पहले, जो सेल वॉल को डिग्रेड करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लीविंग एंजाइम, ठीक है। तो ये लाइजिंग एंजाइम, ये क्या करेंगे, सब सारी चीज़ों को, सेल को खोलेंगे, सेल को खोलने का काम करते हैं। अब हमें चाहिए डीएनए। अब कुछ ऐसे एंजाइम आएंगे जो डीएनए के लेवल पे जाएंगे, कुछ ऐसे एंजाइम आएंगे जो डीएनए के लेवल पे जाएंगे, और वो डीएनए को बीच बीच में, क्योंकि जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए ही है ना, तो हमें जो जीन चाहिए वो डीएनए से निकालना है। तो वो डीएनए को बीच बीच से क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो हमने पहले क्या यूज़ किया, एंजाइम्स यूज़ किया। दूसरी चीज़ क्या हुई, ये अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए दिस इज़ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सपोज करिए दिस इज़ अवर वेक्टर। ये क्या है, दिस इज़ द वेक्टर। अब ये वेक्टर के अंदर, इस वेक्टर के अंदर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये आरडीएनए बन जाएगा, ठीक है। आरडीएनए का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आरडीएनए का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, बात समझने की कोशिश करना। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमने वेक्टर के अंदर डाला। इस वेक्टर के अंदर क्या बन चुका है, आरडीएनए, मतलब अब ये बन गया आरडीएनए।
इस rDNA को हम अपने अब किसी होस्ट के अंदर डालेंगे, क्योंकि सपोज कर इस इंसुलिन को हमें कहाँ बनाना है, इकोलाई के अंदर बनाना है। तो हमने क्या यूज़ किया, दूसरी चीज़ यूज़ किया हमने वेक्टर, ठीक है, दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे वेक्टर। अब ये वेक्टर की सारी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। तो तीसरी चीज़ क्या बन गई, फॉर्मेशन ऑफ rDNA। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ rDNA। rDNA बन गया ना भाई, देखिए rDNA बन गया। अब हम क्या करेंगे, जीन ट्रांसफ़र करेंगे। चौथी चीज़ क्या करेंगे, जीन ट्रांसफ़र करेंगे, जीन ट्रांसफ़र। अब ये जीन ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड होंगे, कौन सा मेथड हम अपनाएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवी चीज़ हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जब हम ये जीन ट्रांसफ़र ये जो होस्ट हमने लिया है, ये जो हमने होस्ट लिया है, होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोकैरियोट हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया और ईस्ट बहुत कॉमन है, तो ईस्ट और बैक्टीरिया ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो जो होस्ट है ना, क्या वो होस्ट हमारी स्पीसीज़ का है? नहीं, वो होस्ट दूसरी स्पीसीज़ का है, और ऐसे होस्ट को हम कहते हैं हेट्रोलॉगस होस्ट। क्या कहते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट। मतलब आप जो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन कहाँ बना रहे हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट में। ये सब टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रोटीन बनाने जा रहे हैं या प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, किस होस्ट में बनाने जा रहे हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट में बनाने जा रहे हैं। अब आप ध्यान देना, अब जब ये rDNA इस बैक्टीरिया के मेन जीनोम के साथ जाके क्या कर लेगा, इंटीग्रेट करेगा। बात समझ में आ रही है? इसके मेन जीनोम के साथ जाके इंटीग्रेट करके इसकी मतलब जो ओराई होगा, उसके हेल्प से ये रेप्लिकेट करेगा और ढेर सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का हुआ ना, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और मल्टीपल कॉपीज़ बनी इसकी, है ना, मल्टीपल कॉपीज़ बनी, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ट्रांसलेशन, और प्रोटीन ढेर सारी इंसुलिन बन गई है किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, अब ये जो प्रोटीन बनी है, ये प्रोटीन हमारी प्रोटीन है, हमारे जीन की प्रोटीन है, लेकिन इसे आपने हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर बनाया है, और इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो चलिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गया। बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो हेट्रोलॉगस होस्ट क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होगी, बात को एकदम अच्छे से क्लियरली समझिए। अब देखिए, तो हमें ये समझ में आ गया जीन ट्रांसफ़र क्या है, जीन ट्रांसफ़र। अब आप एक और चीज़ समझना, जब हमने इसमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर डाला, तो होस्ट कैसा हो गया, होस्ट इस प्रोसेस को हम लोग जीन ट्रांसफ़र कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप समझिए जीन ट्रांसफ़र के बाद वाली स्टेप आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब हमने जीन ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना, जीन ट्रांसफ़र के बाद उस जो हमारा होस्ट है, वो जीन मतलब जो हमारा जीन है, वो होस्ट के जीनों में जाके इंटीग्रेट हो गया, तो होस्ट क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मॉडिफाई हो गया, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सारी चीज़ें एकदम क्लियर है ना। अब हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी कॉपीज़ बनी, इसमें उसकी प्रोटीन बनी, और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। अब इस प्रोटीन को हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, और प्यूरीफाई करके इसका हम पहले ह्यूमन ट्रायल से पहले हम इसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे ट्रायल करते हैं। इसका जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है, इसको डिब्बियों में भर के फिर इसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिपीट करनी हूँ, हुआ क्या, यही सब कुछ, दीज आर द एवरीथिंग जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। कौन कौन से एंजाइम यूज़ होंगे, कौन कौन सा वेक्टर यूज़ होगा, बात को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिए, आपने एंजाइम जब यूज़ किया होगा, डीएनए को कट किया होगा, डीएनए को कट करने के बाद
तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब जो भी डीएनए है आपका, इंटरेस्ट डीएनए है, इंटरेस्ट जो भी आपके इंटरेस्ट का डीएनए है या आपका जो डिजायर डीएनए है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होगी आपको, उसकी मल्टीपल कॉपी, क्योंकि एक कॉपी से तो पूरा आपका प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होने जा रहा है, उसकी हज़ारों लाखों करोड़ों कॉपीज़ चाहिए। तो उस कॉपी, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको एम्प्लीफाई करना होगा। तो एम्प्लीफिकेशन में हमें टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमने डीएनए कट किया था, ठीक है ना, हमने जो डीएनए कट किया था उसको हमें सेपरेट भी तो करना होगा, छोटे फ्रेगमेंट को अलग करना होगा, बड़े फ्रेगमेंट को अलग करना पड़ेगा। तो उसको कैसे हम फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, तो इसमें हम टेक्निक्स पढ़ते हैं। टेक्निक कौन सी होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब फ्रेगमेंट को अलग अलग करने के लिए जो टेक्निक पढ़ेंगे वो क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, ठीक है। कहानी की तरह बिल्कुल समझना है आपको। फिर हमने आरडीएनए बनाया। आरडीएनए के बाद हमने देखा कि इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस, मतलब कैसे हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, कौन कौन सा होस्ट हो सकता है, ठीक है, टेक्निक हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमने जो जिस ऑर्गेनिज्म में अपना जीन ट्रांसफ़र किया वो होस्ट क्या होगा, हेट्रोलॉगस होस्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, क्या हम एक इकोलाई के अंदर आरडीएनए ट्रांसफ़र करके प्रोटीन, हम इतने छोटे स्केल पे तो करने नहीं जा रहे हैं ये प्रोसेस। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही लार्ज स्केल, क्योंकि हमें प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो हम ये प्रोसेस क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे। जब प्रोसेस को हमें लार्ज स्केल पे करना है तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक, 1000 लीटर के आसपास, 100 से 1000 लीटर के आसपास का टैंक यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायो रिएक्टर, और उसी अंदर ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। बायो रिएक्टर यूज़ करने के बाद उसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट बना उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, और उस प्रोटीन को अब हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब लास्ट 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसको हम क्या करेंगे, उस सारी चीज़ों को वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को और प्योरीफाई करेंगे। फिर उसको हम उसका क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, मार्केट में रिलीज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक बार मैं फिर से इसको सारे स्टेप को लिखने जा रही हूँ। देखिए आपके एनसीईआरटी में 5 स्टेप दिया है। एनसीईआरटी में सब बहुत आगे पीछे दिया हुआ है, मैं इसको एकदम एक तरफ से पढ़ाऊँगी, आपको एकदम समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला, आपके पहला जो है स्टेप है, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखने जा रही हूँ। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है। डिज़ायर्ड डीएनए को आपने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। दूसरा स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, यही है ना, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, है कि नहीं, उसको हम एम्प्लीफाई करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। चौथी चीज़ ये है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, मतलब वेक्टर के अंदर इस डिज़ायर्ड जीन को हम डाल के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। पांचवी प्रोसेस ये है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, मतलब जो भी फॉरेन जीन का प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम बायो रिएक्टर्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा ऑब्टेनिंग, इसको हम लोग बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक प्रोसेस, क्योंकि यही एक, यहाँ पे आप क्या करते हो, बायो रिएक्टर्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आप अपनी प्रोटीन बनाते हो। और छठवीं चीज़ क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए को आपने आइसोलेट किया,
और उसके बाद आपने किया कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए जिसमें आप पीसीआर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इस जो एम्प्लीफिकेशन वाली प्रोसेस है इसी में हम क्या पढ़ेंगे पीसीआर पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, एकदम श्योर होना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखिए, अब सबसे पहले तो ये सारी की सारी प्रोसेस अब मैं जो बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेल लिया, ठीक है, सेल लिया, बात समझिए, जहाँ से हमें जीन निकालना है, ठीक है। तो इस आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए में क्या हुआ कि हमने पहले सेल वॉल को डिग्रेड किया होगा, फिर हमने डीएनए को निकाला होगा वहाँ से। तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, फिर उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके, ठीक है ना, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर उस डीएनए जो डीएनए कट किया है, मेरी बात ध्यान सुनना, उसको सेपरेट करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। क्योंकि बात ऐसी है कि जो भी डीएनए आपने कट किया है उसमें बहुत सारे डेब्रिसेस होते हैं, क्योंकि डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी कट किया है वो उलझा हुआ डीएनए, उसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठंडी बियर, ठीक है ना, चिल्ड एथेनॉल को यूज़ करते हैं, जिससे वो डीएनए ऊपर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर डीएनए को वहाँ से निकाल लेते हैं और उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसके साइज़ और चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, साइज़ और चार्ज के बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंट हमें मिल गया। अब हमारा जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, जो डिजायर्ड डीएनए है, उसको हम एम्प्लीफाई कर लेंगे, उसकी कई कॉपीज़ बना लेंगे, मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस डिजायर्ड डीएनए को हम वेक्टर के अंदर डाल देंगे। तो हमने आरडीएनए बना लिया। अब इस आरडीएनए को हम जीन ट्रांसफ़र मतलब होस्ट के अंदर डालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन ट्रांसफ़र। और होस्ट के अंदर क्या होगा, इसकी होस्ट के डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट होके अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के साथ साथ ही ये क्या करेगा, वहाँ पे जीन क्लोनिंग होगी और वो प्रोटीन भी बनाएगा। तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट में क्या हुआ, वहाँ पे हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगी हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट को वहाँ से हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया और उसको प्योरीफाई कर लिया, ठीक है। फिर हम क्लिनिकल ट्रायल करके मार्केट में इसे हम क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमारी ये आज की जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं वो यही है। तो अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे।